तो मैं समझता हूँ कि जिन हालात में ये बजट पेश किया गया है, अदाद शुमार को देखें तो यकीन नहीं आता कि ये बजट वाकई ऐसे हालात में है जिनका कि इमरान खान जिक्र किया करता था। सुनने में तो यही आ रहा था कि ये मुल्क जो है दिवालिया हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। गुज़श्ता 1.5 साल से हमारे कानों में यही आवाज़ें आ रही थी, और इन हालात में जो बजट पेश किया गया है, जो अदाद शुमार मैंने देखे हैं, उनके मतलब तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद इससे अच्छा बजट पेश नहीं किया जा सकता। जनाब स्पीकर, हम 25 करोड़ आवाम के यहाँ पे ये नुमाइंदे बैठे हुए, अंदाज़ा लगाएं तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग ये कहते हैं कि इस मुल्क को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी चाहिए और मुआशी स्टेबिलिटी भी चाहिए। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तमाम ऑनरेबल मेंबरान अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। हाँ जी जनाब वाला चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर साहब। जनाब स्पीकर, इस बात पे तो सबका इत्तेफाक है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सियासी इस्तेहकाम जिसको कहते हैं, ये कहाँ से आएगा। थोड़ा सा मैं माजी का जिक्र करूं। पाकिस्तान बनने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गोली मारकर हलाक कर दिया। लियाकत अली खां के कातिल आज तक नहीं मिले। ये सियासी इस्तेहकाम पैदा हो रहा था, और उसके साथ ही 1954 में मौलवी तमीज़ुद्दीन की वो दस्तूर साज असम्बली तोड़ दी गई। जब इसकी बहाली का वक्त आया तो वो लोग जो अपनी साजिशें जो हैं वो लेकर चल रहे थे, उन्होंने 1954 की असम्बली जो है बहाल नहीं करने दी। जस्टिस मनीर थे उस वक़्त, और उन्होंने पता नहीं किसकी गेम कर रहे थे, वो किसकी विकेट पे खेल रहे थे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की मैं बात कर रहा हूं, और जब थोड़ा सा 1 साल और गुजरा तो आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर आइन बना दिया गया 1956 का। उस वक़्त के वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली ने बनाया। अयूब खां आ गए, जिनका ड्रामा था, जिनका प्रोग्राम था। उन्होंने 1956 का आइन भी मनसूख किया। स्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए, सियासी इस्तेहकाम नहीं आना चाहिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था उनको एबडो के तहत जेलों में बंद कर दिया, सोहरवर्दी को बंद किया, और जो सियासतदान थे उन पर 10-10 साल की एबडो लगा दी, जो लोग अवामी नुमाइंदे थे। चूंकि मैं बात कर रहा हूं सियासी इस्तेहकाम की, ये सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा था। जनाब स्पीकर, फिर सियासी इस्तेहकाम 1971 को फिर पैदा हुआ। अयूब खान के उस एक्ट की वजह से, 1954 के असेंबली तोड़ने की वजह से,
लियाकत अली खां को गोली लगने की वजह से, जनाब स्पीकर, ये मुल्क दो टुकड़े हो गए। ऑनरेबल मेंबरान, आप ऊंची आवाज में बात करते हैं जिससे जिनके पास फ्लोर है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। फाजिल मेंबर, प्लीज। जनाब बर्जीस ताहिर साहब। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जो कायद आजम का पाकिस्तान था, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। हिंदुस्तान ने हमला नहीं किया, और जब ये पता चला कि जी ये मुल्क दो टुकड़े क्यों हुआ है, तो जनाब स्पीकर, मैं सियासी इस्तेकाम की बात कर रहा हूं, तो फिर हमूदरमान कमीशन बना। उस हमूदरमान कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई, रीजंस क्या हैं इस मुल्क के टूटने की। आज तक वो हमूदरमान कमीशन की रिपोर्ट को शाया नहीं किया जा सका। क्यों टूटा ये मुल्क, किसने तोड़ा? अगर हम वाकई इस मुल्क के साथ मुखलस हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि रीजंस क्या हैं, इसकी बीमारी की तशखीस कैसे हो सकती है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे फिर 1971 के बाद एक शख्स फिर वजीर आजम बना। उसने इस मुल्क को 1973 का आइन दिया। 5000 मरबा मील का इलाका हिंदुस्तान से खाली करा के दिया। खत्म नबुव्वत के मसले को हल किया। जनाब स्पीकर, ना आइन रहा, ना जुल्फकार अली भुट्टो रहा। 1977 में आइन को भी कत्ल कर दिया गया और जुल्फकार अली भुट्टो को भी कत्ल कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है, ये इस्तेकाम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। जनाब स्पीकर, 11 साल तक फौजी मार्शल ला रही, फिर 1988 में कहा गया कि जमहूरियत आ गई। लोग खुश हुए कि अब हालात बदल जाएं, हालात बेहतर हों। मोहम्मद खान जनेजो वजीर आजम बने। 3 साल बाद उन्हें घर भेज दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम बनी। 2 साल बाद घर चली गई। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। 2 साल बाद घर चले गए। जनाब स्पीकर, यही हाउस हुआ करता था। आप भी थे, मैं भी था इस हाउस का मेंबर। नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत हासिल थी। किसी ने अदम एतमाद नहीं किया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को हाउस के अंदर यहां तक तशरीफ रखती थी, अक्सरियत हासिल थी। किसने भेजा 2 साल बाद? कौन था इनको घर भेजने वाला? आपने, हम सब ने तो उनको इलेक्ट किया हुआ था। फिर नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आजम बने। फिर नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया। जनाब स्पीकर, ये नवाज शरीफ वो शख्सियत थी जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। एटम बम तो 1985 में बन चुका था, डॉक्टर अब्दुल कदीर की निगरानी में। एटमी धमाका तो करने को तैयार नहीं था।
नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया और नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ उसको भी घर भेज दिया गया। गिरफ्तार हुआ, कभी कराची की जेलों में, कभी अटक की जेलों में। जनाब स्पीकर, वक्त गुजरता गया। परवेज मुशर्रफ आया, उसने 2 मरतबा आइन तोड़ा और जब हुकूमत बनी हुई है मोहम्मद नवाज शरीफ की तो उसने ये ऐलान किया हुआ था जो मुल्क के आइन को तोड़ेगा हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे आर्टिकल 6 के तहत। मुस्लिम लीग नून ने मुकदमा दर्ज कराया। दुनिया ने मजाक देखा उस आर्टिकल 6 का। परवेज मुशर्रफ को किसी की जुर्रत नहीं थी गिरफ्तार कर सके। 2 दफा आइन तोड़ा उसने। स्पेशल कोर्ट बनी। स्पेशल कोर्ट ने तलब किया परवेज मुशर्रफ जेल एक मेडिकल वार्ड में लेट गया, मैं बीमार हो गया हूं। आप सब ने देखा एक अरसे तक। मैं समझता हूं यह जुर्रत थी मियां नवाज शरीफ की कि उसने आर्टिकल 6 की जिसने खिलाफ वर्जी की थी उसको जेल के उसके अंदर उसको मुकदमे के लिए पेश करने के लिए मजबूर किया। जो ताकतें नहीं चाहती थी कि वो पेश हो, उन्होंने नहीं पेश होने दिया। और स्पेशल कोर्ट ने, जो कोर्ट बनी हुई थी, उसने परवेज मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में यह फैसला दिया कि परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा दी जाती है और यह हुक्म दिया जाता है कि जब अगर वो दफन भी हो जाए तो उसको उसकी कब्र से निकालकर चौराहे में फांसी दी जाए। मैं नहीं कह रहा, जज साहब का नाम मेरे ज़हन में नहीं है इस वक्त। क्यों अब्बासी साहब, जज साहब का क्या नाम था? सेठ, यस, सेठ वकास कहते हैं जी, अगली दुनिया में चला गया। जनाब स्पीकर, उस जज ने फैसला क्या सुनाया? चौबीस घंटे के अंदर अंदर वो अदालत खत्म हो गई। पहले डिक्टेटर तो खत्म करते ही थे, इस मरतबा आला अदालतों के जज भी उसके साथ मिल गए। उन्होंने अदालत भी खत्म कर दी और मुशर्रफ को बरी कर दिया कि कोई ऐसी कोई नहीं है। जनाब स्पीकर, ये क्या ये मुल्क में इस्तेहकाम लाने की निशानी है? ये सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। और वो जज साहबान जो है, वो आपका जो आइन है जिसकी आप इस हाउस में 2/3 मेजॉरिटी जो है वो सिर्फ तरमीम कर सकती है, वो आर्टिकल 63 में खुद ही तरमीम कर देते हैं। पिछले 1 साल के उनके फैसले निकाल लें। इस मुल्क में जितना अनरेस्ट अदालतों के जजों ने पैदा किया है, इसके बाद क्या कोई गुंजाइश है? मैं नहीं इस बात का जिक्र करता कि कौन कितनी मराहत लेता है, कौन क्या करता है। मैं तो इस मुल्क की बदकिस्मती पे रोना रो रहा हूं क्योंकि मैं इस हाउस का 6 मरतबा मेंबर बना हूं। मुझे तो उस दिन भी सख्त रोना आया था जिस दिन मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ था, और उस दिन भी मैं बहुत शिद्दत से परेशान था जिस दिन मेरे लाहौर शहर में कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ था। आपने भी यहां पे कानून तो पास करते हैं, आपने ये भी पास किया कि हमारे सिविलियन लोगों को आप फौजी कानून के जरिए ट्राई करें। आपने कभी सुना कि उस कोर कमांडर
हाउस में जिसने आग लगने से रेजिस्ट ही नहीं किया, उसका नाम क्या है? 22,000 सिपाही हैं उसके पास। जब तक ये बिला इम्तियाज आप लोगों के साथ सलूक नहीं करेंगे, मुल्क में इसका काम नहीं आ सकता। ये बड़ी ज्यादती है कि परवेज मुशर्रफ 2 मरतबा आइन भी तोड़े, जज के कहने का हुक्म भी ना माने, और फिर मेडिकल वार्ड में लेटा भी रहे, और फिर उसके बाद खुद बहुत बरी भी हो जाए। जनाब, ये निशानियां हैं। आज इस मुल्क की अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है। आप और मैं इलेक्शन लड़के आते हैं, लोगों के पास जाएं, लोग कितनी मुसीबत में है। लोग हमसे पूछते हैं कि आपने किया क्या है। एक नवाज शरीफ था जिसने जुर्रत की थी कि इस मुल्क की इकोनॉमी को ठीक किया जाए। 2017 में क्या हो रहा था? नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा आ गया, अरबों रुपए के केस बन गए, 1 साल तक ट्रायल करते रहे। क्या बना उसका? जनाब, उस वक्त तेल की कीमत 76 रुपए लीटर थी, चीनी की कीमत 50 रुपए लीटर थी, 50 रुपए किलो थी। मुल्क के अंदर अमन आमा का मसला नहीं था। बैनुल अक़वामी सरमायाकारी भी हो रही थी। तकलीफ किसको थी? यह सोचना पड़ेगा कि तकलीफ किसको थी। उससे पहले नवाज शरीफ से कहा गया तुम इस्तीफा दे दो। ISI के चीफ को, जो अखबारों में आता है, कहा कि जाओ इस्तीफा लेकर आओ नवाज शरीफ से। कौन कर रहा था ये सारे काम? क्या ये मुल्क के अंदर इस सियासी इस्तेहकाम को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही थी? यहां सामने आपके, आप भी थे यहां पे, किस तरह वहां पे धरना दिया गया, किस तरीके से यहां हमारे जंगले पर ख्वातीन की कपड़े जो हैं धो के उन्होंने सुखाने के लिए डाले हुए थे, किस तरीके से यहां पे जज जो थे ऊपर से अपनी अदालतों में जाते थे, किस तरीके से हम पार्लियामेंट लाजस से ऊपर से गाड़ियों से निकल के यहां पे पहुंचते थे। यहां चीन के सदर ने गुजरना था, चीन के सदर ने आना था सी पैक के सिलसिले में, लेकिन इमरान खान को जिसकी पुश्तपनाही हासिल थी उसने नहीं वहां से धरना उठाया, क्योंकि असल मसला तो नवाज शरीफ को गिराना था। और यह हकीकत था, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि उस वक्त हम सब, आप भी उसमें शामिल थे, सारी पार्टी, सारी असेंबली अगर इकट्ठे होकर इसका मुकाबला ना करते तो जिस तरीके से वो वजीर आजम हाउस पर उसने हमला किया, जिस तरीके से PTV स्टेशन पर उसने हमला किया, जिस तरह तार अल कादरी ने वहां पे बैठ के कब्रें बनाई, ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो रहा था। ये मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम की तैयारियां हो रही थी। आखिर ये कौन था जो कर रहा था? जब तक हमने उसका सुराग ना लगाया और उन लोगों को चौराहे में फांसी ना दी। बरतानिया में भी क्रॉमवेल को फांसी दी गई थी। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन अमा की बहाली हो,